थैंक यू। क्या बोलें, आखिर बन ही गए। यस और नो? बड़ा लंबा इंतजार था, बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस दिन का। थैंक गॉड, शुक्रिया भगवान का कि आज वो दिन मेरे जीवन में आया है। आज के दिन का हर उस डायरेक्ट सेलर को इंतजार होता है, आज के दिन का हर उस नेटवर्कर को इंतजार होता है जो कभी फर्स्ट डे अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर एक फॉर्म साइन अप करता है। ज्यादातर केस में मैं क्या सारे लोग जानते हैं कि एक अनमने मन से लोग पेमेंट करते हैं। ठीक है यार, तुम आए हो, एक चांस ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वो अपनी पॉकेट से 10,000, 12,000, 15,000 रुपए खर्च करता है, आपको देता है, फॉर्म पर सिग्नेचर करता है, तो कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में एक सपना होता है, एक उम्मीद होती है। वो सपना जो आप उसे पेपर पर दिखाते हो, वो सपना, वो उम्मीद जो आप प्लान में दिखाते हो कि एक दिन आप डायमंड बनोगे, ऐसा रिकॉग्निशन मिलेगा, सोने के मुकुट पहनाकर आपको रिटायर किया जाएगा, कहीं न कहीं उस दिन का उसको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। और इसी सपने को लेकर मैंने भी एक दिन इसकी शुरुआत करी थी और वो दिन आज मेरी जिंदगी में आ गया। मैं परमपिता परमेश्वर का, श्री राधे रानी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि माते आपने मेरे जीवन में वो दिन दिया। इस दिन को यहां तक लाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। ऐसा नहीं कि यह दिन माते रानी की वजह से आ गया हो, सिंगल की यस उन्होंने ही कर दिया हो, या फिर सिंगल मेरी वजह से आ गया हो। हर एक का अपना अपना एक रोल अदा होता है। जब पहली बार सिग्नेचर किया जा रहा था, फॉर्म भरा जा रहा था, तब मेरे भी मन में था और माता रानी के भी मन में था। मेरा भी यश था और उनका भी यश था। आज दोनों की वजह से यह दिन मेरी जिंदगी में आया और यही दिन कल आपकी जिंदगी में आने वाला है। साथियों, समझ में नहीं आता कि आज के दिन को मैं कैसे बयां करूं। इस 4 साल, 4.5 साल, 5 साल की जर्नी को मैं किन शब्दों में बयां करूं। हर वो बात अगर मैं आपसे शेयर करने बैठूं तो बहुत बहुत समय लग जाएगा। लेकिन कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसा पल, कोई तो ऐसा लम्हा आया होगा जिसकी वजह से एक आदमी हर चैलेंज को, हर परेशानी को एक्सेप्ट करते हुए, सहते हुए, चाहे कैसे भी परेशानी उसको हो, बावजूद उसके भी उसको सहते हुए इस दिन का इंतजार करता है। दोस्त, जीवन की शुरुआत खास ठीक नहीं थी। पढ़ रहे थे लेकिन कोई बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड स्कूल में नहीं थे। नॉर्मल जो अपने गांव का स्कूल होता है, जहां आमतौर पे हर मां बाप का एक सपना होता है कि यार शायद मेरा भी बेटा कुछ बन जाएगा। इसी सपने को लेकर मेरे भी मां बाप ने मुझे एक स्कूल में दाखिला करवाया। जैसा भी था, मेरा स्वभाव जैसा था, मैं चंचल था या मैं जो भी था, लेकिन फिर भी मेरे मां बाप कोशिश करते थे कि यार जैसे तैसे करके पढ़ ले, अगर ये कुछ बन जाएगा तो शायद घर का भला होगा। और ये मेरे ही मां बाप का मन नहीं होता, ये हर मां बाप का मन होता है। जब आप कभी भी दाखिला करवाते हैं स्कूल में, तो ऐसा नहीं कि बेटा टाइम पास करके आना, तेरे बाप के पास में बहुत पैसा है, इसको उड़ाने का एक ही तरीका है, जा स्कूल, कोचिंग। वो एक उम्मीद लेकर भेजते हैं कि यार शायद ये जो मेरे परिवार में एक आया है, ये कुछ मेरे परिवार में नया करके दिखाएगा। और उसकी शुरुआत एजुकेशन से होती है, उसकी शुरुआत शिक्षा से होती है। और उसी उम्मीद में मेरे माँ बाप ने भी मुझे एक स्कूल में दाखिला करवाया और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई वहां से करी। हालात ज्यादा ठीक नहीं थे। सारे लोग यहाँ मेरे परिचित ही बैठे हैं, चाहे टीम के हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे मेरे परिवार वाले हों। बहुत सारी दिक्कतों के सहने के बाद चंद पैसे घर में आया करते थे। यह बात और थी कि हमारी जो रहन सहन था वो एक सिटी के अंदर था,
लेकिन रोजमर्रा के लिए जेब में फूटा कोड़ा भी नहीं था, 4 आना भी नहीं था हमारे पास। और घर रोज जो चलता है वो रोज की इनकम से चलता है, मंथली इनकम से चलता है, प्रॉपर्टियां बेचकर नहीं चलता कभी भी। हमारे पास में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि घर कैसे चलाएं। पिताजी पहले कभी 60-65 में सरकारी जॉब लगे थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया, उस नौकरी को छोड़ दिया, और उसके बाद लंबे अरसे तक एक बीमारी से ग्रस्त रहे। जैसे तैसे इनके हालात ठीक हुए, घर चलाने के लिए इन्होंने एक चाय की दुकान डाली। हम भी दोनों भाई काम करते थे। पढ़ता था, और पढ़ने के बाद जब वापस स्कूल से आता था तो हम भी केटलियां भरकर चाय बेचा करते थे। उधर मेरे साथ के स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रहे होते थे, और उसी रास्ते से मैं केटली और कुल्हड़ लेकर चाय बेचने जा रहा होता था। वो धंधा भी हमसे नहीं चला। हमारे एक दादाजी हैं, उनके 100 साल अभी पूरे हो चुके। उनके पास में एक जुगाड़ था, बुग्गा, राजस्थान में बुग्गा जुगाड़, लकड़ी का इंजन वाला। उनको लगा कि बेटा अपना ही है, कोई बात नहीं, इसकी हेल्प हो जाएगी। और उन्होंने पापा को बुलाया, और वो एक जुगाड़ उनके पास में वैसे ही रखा हुआ था, खड़ा था। बहरहाल मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, शायद 17-15 हजार रुपए में उनको उन्होंने दे दिया कि बोल अगर तुम इसे चलाओ और इससे जो आमदनी होगी उससे अपना घर खर्च चलता रहेगा। अब ये नहीं मालूम कि किस्मत को क्या मंजूर था, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं, और उस स्टैंड के सारे लोग गवाह हैं, 1.5 साल उस बुग्गे को मेरे पिताजी ने चलाया होगा, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं था कि वो जहां से चला हो और जहां जाना हो सही सलामत पहुंच गया होगा। ऐसा समय आ गया कि हमारे जुगाड़ के पीछे पीछे एक खाली जुगाड़ पहले से तैयार रहता था। उसको मालूम था 1, 2, 3 किलोमीटर बाद में ये खड़ा होगा और इसकी सवारी अपने आएंगी। जब वो नहीं चला तो उसको भी खड़ा कर दिया, और उसके बाद पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरी बस की नहीं है कुछ भी करने की, मेरे से कोई धंधा नहीं होगा अब। उसके बाद जैसे तैसे करके बड़े भाई ने काम संभाला। मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक G4S सिक्योरिटी कंपनी है, ग्रुप 4S, जिसमें किसी से 15,000 रुपए कर्ज लेकर एक दलाल को दिया कि मेरे बेटे को कहीं जॉब लगवा दे। वो एक मेरा रिश्तेदार था, मेरा एक जानकार था। उस रिश्तेदार ने 15,000 रुपए दलाली लेकर 12 घंटे स्टैंडिंग वाली ड्यूटी भैया को लगवा दी। पिताजी हम सब खुश थे घर में, बड़ा बेटा जॉब पे लग गया है, दिल्ली में काम करता है, 12,000 रुपए पगार पाएगा। लेकिन उस 12,000 रुपए के लिए वहां मेरे भाई को 12 घंटे खड़े रहना पड़ता था। इस बात का हमें मालूम नहीं था। इस बात का मालूम चला जब 4-5वें दिन जब वो परेशान होकर वहां से भाग खड़ा हुआ और वापस अपने घर चला आया। इधर पिताजी गुस्से में, उधर भाई परेशान। भाई सोचे कि मैं पापा को कैसे समझाऊं, और पापा इस बात से टेंशन नहीं थे कि भाग के आ गया। पापा को इस बात की टेंशन थी कि साला वो 15,000 रुपए जो लाके दिया है उसका क्या करूंगा, दलाल तो वापस देने से रहा। और मुझे आज भी याद है, एक झोपड़ी में वो बातें चल रही थी, और उस झोपड़ी में मैंने पहली बार मेरे जीवन में पहली बार मैंने उनको वहां रोते हुए देखा था। तब लगता था कि यार कुछ तो ऐसा करूं, क्या करूं कि मैं कभी मेरे घर वालों को रोने ना दूं, कभी इनकी आंखों में आंसू ना आए। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, क्योंकि मैं जहां रहता था वहां सिर्फ एक बात समझ में आती थी कि बेटा पढ़ ले, या तो सरकारी जॉब लग जाएगी, और नहीं तो कहीं ना कहीं 10-15 हजार रुपए का कहीं ना कहीं मजदूर बन जाएगा। उसके अलावा और कोई हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई समझाने वाला बताने वाला था ही नहीं। यही था। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ी, और आगे बढ़े। दोस्त से मुलाकात हुई, पता नहीं इनको कैसे दया आई, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार वैसे तो बढ़िया जो वर्ग होता है गुजरों से थोड़ा कम ही रिलेशन रखता है, लेकिन ये मेरे बचपन के फ्रेंड थे, इन्होंने थोड़ी सी दया दिखाते हुए मुझे बिठाकर समझाया कि बोलकर देख बेटा बात ऐसी है,
आने वाला जमाना जो है वो मोबाइल का जमाना होने वाला है, और अगर इस टेक्निक को रिपेयर करने का काम तुमने सीख लिया तो तुम अपना गुजर बसर कर सकते हो। इन्हीं की बात को मानकर मैंने मोबाइल कोर्स करने का प्लान बनाया, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मुझे 12,000 रुपये फीस जमा करानी थी। मेरे पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के। जब मैंने इनसे बिठाकर कहा कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ करना है, तो जैसा कि आपके हमारे संग में होता है ना, मेरे चाचा ने भी करी थी, मेरे फुप्पा ने भी करी थी, मेरी बुआ ने भी करी थी, कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे पापा ने भी मेरे को बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। देख तेरे फला चाचा का लड़का कंप्यूटर कोर्स करके बैठा, देख तेरे फला ताऊ का लड़का ITI करके बैठा, एक वो तेरा भाई खुद होटल मैनेजमेंट करके बैठा, किसी का कुछ हुआ, तू भी ऐसे मेरे 12-13 हजार रुपए का चूना लगा के आएगा, कुछ नहीं होता। वो उनकी जगह सही थे क्योंकि उनको माहौल ऐसा ही मिला हुआ था, जहां देखा वहां असफल लोगों की संख्या थी। लेकिन मैं जो करना चाह रहा था वो मैं कैसे बताऊं, किन शब्दों में बयां करूं कि मैं मेरी जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं। जब सारे दरवाजे बंद थे, जब 2 शख्स थे ऐसे जिन्होंने दरवाजे खोले। पहला शख्स मेरे मामा श्री मोहनलाल गुजर साहब। मैं उनके पास अलवर गया, और सच बताऊं दोस्तों, मेरे मामा फ्रूट का रेडी लगाते हैं। रेडी जानते हैं, फुटपाथ पे जो ठेली लगाते हैं, फुटपाथ पर ठेली लगाकर फ्रूट बेचने का काम करते हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं, सलाम ही नहीं, मैं आज हृदय से प्रणाम करता हूं कि उस शख्स ने एक बात कही कि देख तेरे 12,000 का जुगाड़ तो नहीं है, लेकिन ये 5 ले जा, अगर जीवन में कुछ बन जाए तो दे देना, नहीं तो आप पूरी जिंदगी तेरे से कुछ मांगूंगा नहीं। एक दरवाजा खुला, 5 लिए, फीस जमा कराई। उस समय एक स्टूडेंट मिला जिसने मुझे समझाया कि जब तुम यहां आते हो तो रास्ते में चलते चलते लोगों से कांटेक्ट करो और मोबाइल लेकर आया करो। जो सीनियर स्टूडेंट है वो रिपेयर करेंगे फ्री में, और जब वहां दोगे तो पैसा मिलेगा। आने जाने का खर्चा उससे निकालने लगा। लगभग दीपावली के आसपास का टाइम था, और 7 दिन की कॉलेज ने छुट्टी दी, लेकिन मैं 1 महीने तक नहीं गया। मैं किसको बताता कि मैं क्यों नहीं जा पा रहा। सारे दरवाजे बंद थे। एक मामा था, उनसे भी ले लिया। एक और दरवाजा खुला जो शायद मेरे बचपन से और पापा की जवानी से लेकर अब तक आज भी इनके खून के भाई से भी ज्यादा गहरा रिलेशन अगर कोई है, उस शख्स का नाम है नरसीराम सैनी, जो महज एक दुकानदार हुआ करता था, किराए पे रहता था हमारे बाहर ही। जब उसने मुझे देखा, पूछा क्या हुआ, तुम तो कहीं जाते थे जयपुर जयपुर। उनके पास बैठा, उनको समझाया कि अंकल जाता तो हूं, लेकिन अब सेकंड इंस्टॉलमेंट देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहां से भरूं उस पैसे को। उस शख्स ने दूसरा दरवाजा खोला और मुझे 5,000 रुपए दिए और कहा कि 2,000 का जुगाड़ कहीं और से कर, मैं 5 तुझे दे सकता हूं, और ये जब तेरी मर्जी हो तब मुझे लौटा देना, नहीं तो मैं किराए में से काट दूंगा। और वो 5 लेकर मैं अजमेरा कॉलेज गया, और अजमेरा कॉलेज के प्रिंसिपल से बोला कि सर, अगर जीवन में कभी हृदय से किसी का भला करना चाहते हो तो ये 2,000 का माफीनामा मुझे दो, मेरे पास सिर्फ इतना ही है देने को। इसकी एवज में चाहे आप मुझे सर्टिफिकेट मत देना, चाहे और कुछ मत देना, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा पैसा देने को नहीं है। और कहते हैं कि जब सच्ची शिद्दत से किसी को चाहा जाए तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। और उस अजमेरा कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरे 2,000 रुपये माफ करे, मैंने कोर्स सीखा। 6 महीने मैंने जयपुर में काम किया। उसके बाद जब कहीं काम नहीं मिला तो फिर दोबारा इन्हीं की दुकान पर 1.5 साल मैंने नौकरी करी, और फिर इन्होंने ही मुझे बांदीकुई शहर में एक छोटी सी दुकान, जिसे हम मोबाइल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वो दुकान खुलवाई, और साथियों वहां से मेरा जीवन चलना शुरू हुआ। दुकान खुलने के बाद काम अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथ लगाने के पैसे पानी में गिर गया, सुखा दो उसके पैसे, खूब काम करता था। 15-20 हजार रुपये महीना कमाने लगा, जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी। ठीक ठाक जिंदगी चली रही थी कि अचानक एक और दलाल आया
और उसने कहा कि बोलकर अगर तुम जीटी का काम ले लोगे ना तो तुम्हारी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। लालच किसको नहीं होता? 10 गुना डबल हो जाए तब भी चलेगा। बताओ जी करना क्या है? एजेंसी लेना है, इसकी डिस्ट्रिक्ट का काम लेना है, सेल्स का, सर्विस का, ट्रेनिंग का काम आपको मिल जाएगा और खूब पैसा कमाओगे। 1.5 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी जमा कर ली, उसके बाद सेटअप वेटअप में पैसा खर्च कर दिया, प्रचार प्रसार किया। मेरे अंकल है, इन्हीं की दुकान में मैंने दुकान किराए पे ली, पूरा सिस्टम लगाया। 4 महीने में एक अठन्नी नहीं कमाया, आखिरकार उसको बंद करना पड़ा और वापस चला गया उसी मोबाइल हॉस्पिटल पे और जीवन जीने लगा बढ़िया से। 2013 में बेटा हुआ, खुशियां बहुत थी कि बेटा हुआ है। एक बेटी के बाद में मधुर अस्पताल में सारे लोग, 1 बजे के तकरीबन डिलीवरी हुई, सिजेरियन। शाम को नाल गड़े का प्रोग्राम हमारे राजस्थान में आमतौर पे सब जगह से होता ही है। शाम को नाल गड़े का प्रोग्राम चल ही रहा था, खुशियां चल रही थी, लड्डू बांटे जा रहे थे, सारे लोग खुश थे। हमें मालूम नहीं था कि काल हमें घेरने वाला है। सब लड्डू खा रहे थे, गीत चल रहे थे। अचानक फोन आया कि तुम सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचो। सोचा कि वैसे ही कॉल कर रहे होंगे, शायद पार्टी वार्टी मांग रहे होंगे, स्टाफ को मीठा मीठा खिलाने के लिए कह रहे होंगे। नजरअंदाज किया 10 मिनट, लेकिन दोबारा कॉल आया डॉक्टर साहब का और कहा कि बोलकर मैं समझा रहा हूं, समझ नहीं रहा क्या तू? सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच। और जैसे ही ये बातें हुई, कुछ लोग और हमारे साथ हॉस्पिटल पहुंचे और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो एम्बुलेंस बाहर तैयार खड़ी थी और सिर्फ हाथ पकड़कर एम्बुलेंस में धकेल दिया, गेट बंद कर दिया, जाओ जयपुर। समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। देखा एम्बुलेंस में मैडम लेटी हुई थी, वो डॉक्टर जो सिजेरियन, जिसने सिजेरियन सर्जरी करी थी वो उसमें था, हॉस्पिटल का स्टाफ उसमें था, वो भी रो रहे थे। और उधर देखा तो मैडम ऑन टेबल डेथ कंडीशन में, सारा ब्लड उनका बह गया था। समझ में नहीं आया। आदरणीय अंकल जी साथ में थे, डॉक्टर साहब की गाड़ी में बैठकर ये आगे आगे, एम्बुलेंस में पीछे पीछे। लाइफ लाइन एक हॉस्पिटल है जयपुर जगतपुरा में, उसमें पहुंचे और पहुंचने के बाद जब हमने उनको एडमिट कराया तो उन्होंने तो कह दिया कि बोलो ये तो काफी देर पहले ही एक्सपायर होगी, तुम कहां लाए हो इसको। लेकिन डॉक्टर जानता था कि शायद कोई अनहोनी घटना घट जाएगी। डॉक्टर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। डॉक्टर संग में था, उसने कहा कि बोलकर चिंता मत कर, चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर दुनिया में अगर इसका इलाज है ना तो कहीं से भी करवाऊंगा, लेकिन करवा के लाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं। और लाइफलाइन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया और 27 दिन आईसीयू में रहने के बाद, तकरीबन 8-10 लाख रुपए खर्च करने के बाद इनको जीवन दान मिला। और उस समय जिंदगी के सारे सपने टूट गए थे। अब तो बस ये लगता था कि जैसे तैसे करके जिंदगी में ये जो कर्जा हुआ है ये उतर चला जाए और जिंदगी को काट लूं कैसे भी करके, तो भी मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े दिन बीते, ये ठीक हुई, समय और बीतता चला गया। लेकिन कहते हैं कि जो करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसकी चाहते कभी रुकती नहीं है। उसे तो बस कोई मौका मिलना चाहिए, उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। एक मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, अगर जीत गए तो अच्छा माल कमाओगे। और इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी से 2015 में टिकट लेकर पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए। मेरे चाचा के सपुत्र मेरे साथ आज यहीं बैठे हैं, हम सगे भाई। मेरे छोटे वाले चाचा के बेटे कांग्रेस से टिकट लेकर आ गए, साथ में बैठे हैं। अब प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। इधर चाचा का लड़का, इधर ताऊ का लड़का, इधर बीजेपी से चल रहा है, इधर कांग्रेस से चल रहा है। रिजल्ट तो आपको मालूम है। वापस घर में आ गए। फिर लगा कि यार नहीं, ये जो लोग सलाह देते हैं ना, ये सलाहकार, इनकी बातों में कभी नहीं फंसना, कभी इनकी बातों में नहीं आना। मतलब कंगाली में और आटा गीला करवा दिया। लेकिन कहते हैं फिर से कुछ ना कुछ होता है। 2016 में जनवरी का महीना,
अगर किसी और का फोन आता तो शायद मैं रेस्पॉन्स नहीं करता, लेकिन राहुल जी का बार बार फोन आ रहा, लगातार फोन कर रहे कि महाराज जी मिलना है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, बहुत जबरदस्त कारोबार है, रातों रात माला माल हो जाएंगे दोनों, तुम भी करोड़पति बन जाओगे, मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। फोन स्विच ऑफ। मुझे मालूम है क्या बताने वाले हैं ये, लेकिन ये कहां छोड़ने वाले थे, क्योंकि इनके पीछे जो पावर थी वो आदरणीय ग्रेट लीडर पंकज सर थे, और पंकज सर ने इनका फॉलोअप इतना जबरदस्त किया। आखिर ये और पंकज सर ने एक छोटी सी कोठड़ी में बैठकर, कुटिया सी में बैठकर मुझे ये सेफ शॉप का प्लान दिखाया, और जब प्लान दिखाया तब एक बात मुझे समझ में आ रही थी कि यार मैं गलत था, मैं गलत सोचता था, क्योंकि ये लोग जो मुझे दिखा रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, कौन सी चीजों के बारे में बोल रहे हैं, अरे वही सारी चीज जो पिछले 27 साल 28 साल से मैंने किसी गुप्ता जी से खरीदा है, मैंने किसी शर्मा जी से खरीदा है, मैंने किसी वर्मा जी से खरीदा है, किसी ने किसी की दुकान से खरीदा है। यस और नो? आपने खरीदा? यस और नो? मुझे और समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी कि सारी चीजें मैंने जीवन में खरीदी है, और मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही सर ने पूछ लिया, क्या लगता है दोबारा खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? मैंने कहा साहब खरीदेंगे तो सही। और उस समय इन्होंने एक ही बात बताई कि अगर वहां से नहीं लेकर यहां से खरीदते हो तो जिंदगी बहुत बड़ी बन सकती है और लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। उस समय सर और मैं एक ही बात सोचा करते थे कि 10-12 साल दुकान करते करते हो गए, लाखों रुपए कमाते किसी को नहीं देखा, बाढ़ में जाए लाखों रुपए, 20,000 का जुगाड़ दुकान कर देगी। अगर ये कह रहे हैं लाखों रुपए की, अगर 20,000 का जुगाड़ भी अगर सेफ शॉप से हो जाए तो कम से कम एक 4th ग्रेड के कर्मचारी तो बन ही गए। यस और नो? एक छोटी सोच के साथ में इस कारोबार को शुरुआत हमने भी कर दी, और इसकी शुरुआत करने के बाद आदतें नहीं बदल पाए, संगत नहीं बदल पाए, और जब आदतें और संगत नहीं बदल पाए तो इस बिजनेस में कुछ नहीं हुआ। एक समय था कि जब 2 लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि इस नालायक को तो यही रहने दो कचरे में ही, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्स को पूरा भरोसा था, और वो कोई और नहीं, आदरणीय राहुल गुप्ता जी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, धमाकेदार तालियां होनी चाहिए एक बार इनके लिए। थैंक यू। ये इस बात को जानते थे कि जिस शख्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसकी पावर को मैं जानता हूं, उसकी कार्यशैली को मैं जानता हूं, शख्स को मैं जानता हूं। अगर एक बार पागलपंती आ गई, अगर एक बार क्रेजीपन आ गया ना, तो ये भी डायमंड बनकर दिखाएगा। और इनके इसी विश्वास के बाद मैंने काम करना शुरू किया, धीरे धीरे करता रहा, और आज इनका वो विश्वास पूरा हुआ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वो विश्वास नहीं करते तो सर ने और दीपक जी ने तो उम्मीद छोड़ दी थी मेरे से। ये नालायक है, ये नालायक ही रहेगा, ये कुछ नहीं कर सकता। मेरे दोस्त, 29 मार्च 2016 का वो दिन मेरी जिंदगी में फिर आया एक बार, जब मुझे जबरदस्ती एक बस में बिठाकर इसी जेपी पैलेस में, यहीं शायद कहीं खड़ा था मैं, और उस समय एक डायमंड शिप का प्रोग्राम चल रहा था, और वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री धर्मवीर सर की डायमंड शिप का प्रोग्राम चल रहा था। ये सारा सेटअप देखा, सब कुछ देखा। एक LIC और जिम चलाने वाला व्यक्ति, एक LIC और जिम चलाने वाला व्यक्ति डायमंड बन गया, इतना बड़ा रिकॉग्निशन मिल गया, लाखों रुपए कमा गया। उस समय लगा कि अब इस बिजनेस में दम है, कुछ करना चाहिए। साथियों, 29 मार्च 2016 के दिन इसी हॉल में बैठकर ऐसे ही एक शख्स को डायमंड बनते देखकर, उनको बोलते देखकर यही कसम खाई थी कि साला चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एक बाप की औलाद है महाराज, तो इसी हॉल में यहीं पर 4 साल के भीतर अपनी डायमंड शिप लेकर दिखाएंगे। और वो मैंने करके दिखाया। यस और नो? आज इस हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हैं, कांप रहे होंगे अंदर से, करके दिखाऊंगा। इसी हॉल में कुछ लोग बैठे होंगे, कब बोलेगा तू, कब जाएगा। एटीट्यूड अपना अपना है। खून बह रहा था रगों में एकदम तेज धार से, बस सर छोड़ दो यहां से, अब बहुत सुन लिया, अब तो फील्ड में जाना है, काम करना है। लेकिन
थोड़े समय तो काम किया, एक समय के बाद थोड़ा सा सुई लगा दिया किसी ने, नहीं इसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा आपको, और मैं भी रुक गया था साथियों। लेकिन कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के पीछे काम करने का एक स्ट्रांग कारण होता है तो दुनिया में उसे फिर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, सब चैलेंज नजर आते हैं और उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ता है और एक दिन यहां पहुंचता है। मुझे एक पल याद है आज भी, एक डायमंड शिप में देख रहा था और एक डायमंड शिप में एक डायमंड साहब बता रहे थे, उन्होंने एक टास्क दिया था मुझे। हॉल में तो 2000 लोग थे, लेकिन मैं मेरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे तो सिर्फ इस हॉल में मुझे लगा कि सिर्फ महाराज बैठा है और कोई नहीं है। वो टास्क सिर्फ मेरे लिए है और उस टास्क में उन्होंने एक ही बात बताई कि मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम अच्छा नहीं है, या इस काम को क्यों करें, तो आज एक काम करना, अपने घर जाना और अपने घर जाने के बाद आधी रात को जब आपका पूरा परिवार एकदम गहन नींद में सो रहा हो, चैन की नींद में सो रहा हो, आधी रात को आप जगना, अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने बूढ़े मां बाप के मुंह से शॉल को, उस रजाई को उठाना और घड़ी के साथ 3 मिनट तक कभी उनके चेहरे को, कभी अपनी घड़ी को, कभी उनके चेहरे को, कभी अपनी घड़ी को 3 मिनट तक लगातार देखना और एक पल के लिए सोचना कि अगर आप ना हो तब भी क्या ये लोग इसी चैन के साथ इस नींद को ले सकते हैं। अगर जवाब आपका यस में आए तो भगवान कसम इस काम को करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगे आपने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपके दुनिया छोड़ने के बाद आपके ये बच्चे, आपकी बीवी, आपका बूढ़े मां बाप इस चैन की नींद को ले नहीं सकते, तो कसम भवानी की सिर्फ एक ही काम बना है दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग और सेफ शॉप में डायमंड शिप। इसको कर जाओ आजीवन, अरे आजीवन छोड़ो, 5 पीढ़ियों तक आपकी पुश्ते चैन की नींद सोएगी, आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। और एक बात, जब हम हॉस्पिटल में 1 महीना बिता रहे थे, उस समय नीचे ऐसे लेटे हुए थे, आदरणीय अंकल जी बैठे थे, मेरे ससुर साहब मेरे साथ में थे, काफी सारे लोग थे। अंकल ने, मुझे नहीं मालूम, शायद मजाक में कहा होगा, मे भी सीरियस कहा होगा, अंकल ने एक बात कही कि बोलकर, ठेठ देहाती भाषा में सुने, बोलकर, छोरा एक बात बता, अरे ये तो तेरी बीवी थी, तेरी घरवाली थी, ये हॉस्पिटल के अंदर है, तू हॉस्पिटल के बाहर है, ये आईसीयू में है, तू तो जुगाड़ कर सकता है। अगर ये उल्टा हो जाता, अगर इसकी जगह तू आईसीयू में होता और तेरी बीवी बाहर होती, तो सच बता क्या ये इतने 10 लाख का जुगाड़ कहीं से कर पाती क्या? आप बताओ, कर पाती क्या? उस समय लगा कि यार बात तो सही है, अरे ये तो मैं बाहर था, मैं कहीं भी जाकर ला सकता था, किसी से भी मांग सकता था, लेकिन अगर यही घटना मेरे साथ घट जाए, परिवार के किसी मुखिया के साथ घट जाए, तो बेचारी ये कहां जाती, किससे पैसा मांगती, किस तरीके से मांगती, लोग क्या सोचते, क्या कहते। उस समय एक बात लगती थी कि दुनिया में पैसा तो कमाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा था, रास्ता नहीं था कोई भी। कहां से कमाऊं? दुकान से? रात को 10 बजे तक बैठ लो तब भी 20,000 से ज्यादा नहीं आता था। उस समय एक बात समझ में आई जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तब, कि अगर दुनिया में पैसे वाला बनना है तो मनी पावर के पीछे मत भाग। अरे जिस दुनिया में तुम रह रहे हो उस दुनिया में मैन पावर के पीछे जो भागा है, दुनिया में वही मनी पावर को जानता है और वही मनी पावर कमा सकता है। मैन पावर के पीछे भागो। अगर एक आदमी 1 घंटे काम करता है और अगर नीचे 1000 लोग हैं तो 1000 घंटे काम हो गया, लेकिन प्रभु ने तो तुम्हें 24 घंटा दिया है। और ये बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद लोग कहते कि साहब प्लान दिखाने जा रहा हूं, लेकिन कोई सुनता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम नजर नहीं आती थी। मुझे जब मैं घर आता था तो मेरे बीवी बच्चे नजर आते थे, मेरे मां बाप नजर आते थे मुझे, कि अगर मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं फॉलोअप नहीं करूंगा, तो फिर मैं इनका क्या कर सकता हूं, इनका जीवन कैसे बनेगा।
दोस्त, जब इनका चेहरा देखता था, जब इनसे आकर मिलता था, तब फील्ड की सारी प्रॉब्लम मुझे बहुत छोटी नजर आती थी, बहुत छोटी नजर आती थी। मुझे आज भी याद है, बहुत सारे लोग, मेरे पास में भी ढेर सारे कारण थे नेगेटिव होने के, बहुत सारे कारण थे। मेरे आदरणीय अपलाइन ने एक बार मेरे से कहा कि बोलकर टाइगर राजगढ़ चलते हैं, मीटिंग करके आएंगे। चलो सर चलते हैं। जल्दी जल्दी में सुबह निकल गए, खाना पीना घर से नहीं खाया। मां ने खूब कहा, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी खाने की, नहीं खा पाए। मैंने सर को बोला कि सर थोड़ा मामला गड़बड़ है। बोलकर चिंता मत कर, हमारे यहाँ बसवा पड़ता है एक बीच में, उसकी गूंजी बहुत फेमस है। बोलकर गूंजी खिलाऊंगा बढ़िया वाली, अपलाइन साथ में, भूख लग रही है, गूंजी खाएंगे। बसवा आया, मैंने कहा कि सर जगह आ गई। बोलकर नहीं, मीठा नहीं, राजगढ़ बाईपास पे कचौरी वाला है, बहुत जबरदस्त कचौरी देता है, तू दोनों तक खा जाएगा, ऐसी कचौरी है। राजगढ़ पहुंच गए। राजगढ़ पहुंचने के बाद में मैंने सर वो कचौरी वाला, बोलकर सुन मीटिंग करने जा रहे हैं, अरे वहां पर बोलना पड़ेगा, अगर खा के चलेंगे तो शायद बोल नहीं पाएंगे, एक बार मीटिंग हो जाए फिर भरपेट खाएंगे। वापस आए, जैसे ही राजगढ़ में वापस घुसे, उस चौराहे पर पहुंचे, मैंने कहा, मैंने देखो सर मजाक तो करना नहीं है, भूख बहुत तेज लग रही है, खाना तो खाऊंगा ही तब चलूंगा, अब आगे नहीं चलूंगा। उस समय मेरा अपलाइन जो मेरे साथ में था बाइक से उतरा, पास बुलाया, कहा, बोलकर सुन बेटा ऐसा है, जेब में सिर्फ 10 रुपया है, और ये 10 रुपए भी मैं इसलिए खर्च करना नहीं चाहता, अगर इस भरी गर्मी में ये पिंचर हो गई ना, तो ना तो तेरी हिम्मत है धक्का मारने की, ना मेरी हिम्मत है धक्का मारने की। मैं बबंडर कर सकता था, मैं चिल्ला सकता था, अपलाइन भूखा, अपलाइन की जेब में 10 रुपया, कहते हैं लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, झूठ बोलते। कारण था यस और नो। मैं कारण पे नहीं गया, उसी पल इनका हाथ मेरे कंधे पर था और इनकी आंखों में एक विश्वास था, और उन्होंने कहा कि बोलकर सुन, आज बेशक जेब में 10 है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, तू मेरे साथ में है, एक दिन ऐसा पल लाएंगे लाखों रुपए जेब में होंगे। आज 1.5 लाख का मोबाइल इनकी जेब में है, तो 1.5 लाख का मोबाइल मेरी जेब में है। थैंक यू। हो सकता था नेगेटिव, कारण था, आवाज नहीं आ रही, कारण था, हो सकता था, लेकिन कारण नहीं। इनकी बातों में, इनकी आंखों में, इनमें जो विश्वास था, उस विश्वास के दम पर आज ये भी डायमंड है और ये शख्स भी डायमंड है। दम चाहिए, दम आप में है, आप में है, खून खोलना चाहिए, जिद होनी चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए किसी भी चीज को पाने के लिए। आप में है क्या? वाकई में आप में है? बहुत सारे चैलेंज आते हैं, पैकेज साहब शॉर्ट आ गया, काय की कंपनी, पैकेज में साहब ये प्रॉब्लम आ गई, क्या दिक्कत आ गई। मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती थी कि मेरे परिवार के लिए इस दुनिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिर्फ डायमंड शिप, क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया था, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया था, और एक ही बात बताई थी कि बोलकर सुन इधर बैठ, डॉक्टर बन सकता है ना, वकील बन सकता है, वकील मन की ना, अच्छा एक्टर बन सकता है, गलत फहमी हो कहीं तू खूबसूरत मानता हो अपने आप को, मन की ना, बोलकर पॉलिटिशियन बन सकता है, मैंने पूछो ही मत इसकी, तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो बोलकर कोई आर्किटेक्ट बन सकता है, मैंने की ना, सीए बन सकता है, मैंने की ना, पायलट बन सकता है, मैंने की ना, तो तू क्या बन सकता है, मैंने की आप बताओ। बोलकर एक ही काम है तेरे जीवन में, तू सिर्फ डायमंड बन सकता है, और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई एबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भेद नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? सिर्फ आप में जिद और आपका एक्साइटमेंट चाहिए, फिर पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। यस और नो? यस और नो? बन जाओगे। प्रॉब्लम को मत देखो, हर धंधे में प्रॉब्लम है, हर धंधे में दिक्कत आती है, लेकिन यहां जब अचीवमेंट इतना बड़ा है, रिकॉग्निशन इतनी बड़ी है, फिर प्रॉब्लम मुझे इतनी छोटी नजर आती है। कहां प्रॉब्लम नहीं होती सर, कई बार बताते हैं अक्सर, एक बार एक आदमी था, मेरी तरह ही था, सूट बूट पहन के निकल रहा था घर से, अपनी कंपनी में जा रहा था, अपनी बढ़िया गाड़ी निकाली चमचमाती,
रास्ते पर देखा एक किनारे पर एक गर्भवती महिला दर्द के मारे थोड़ी कर्रा रही थी, तो इंसानियत जागी और उसने कहा कि बोलकर थोड़ा हेल्प कर देनी चाहिए। वो बेचारा रुका और उसने महिला से पूछा कि मैं क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि मुझे हॉस्पिटल आप एडमिट करा दें। वो बेचारा इंसानियत के नाते उस महिला को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल में ले गया। नर्स आई और नर्स ने उसको रिसीव करके भाई साहब को बोला कि आप थोड़ी देर के लिए यहां बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने देखा कि यार मैं तो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूं, जाना ऑफिस था, पहुंच गया कहां पे, कहां पे, कहां पे, नई प्रॉब्लम आ गई। जाना तो ऑफिस में था लेकिन पहुंच गया हॉस्पिटल। लेकिन उसने सोचा हो सकता है कि शायद इसकी मदद के लिए कोई चीज के लिए कहे नर्स, तो मैं 1-2 मिनट और रुक जाता हूं। थोड़ी देर बाद में नर्स आई और नर्स ने कहा कि बोलकर भाई साहब बधाई हो, आप पापा बन गए हैं। वो व्यक्ति बोला बोलकर सिस्टर ये औरत मेरी नहीं है, मैं इसका पति नहीं हूं। बोलकर कैसी बात कर रहे हो, किसकी औरत है ये? बोलकर ये तो राह चलते मुझे मिली थी, इंसानियत के नाते इसकी हेल्प करने के लिए मैं इसको यहां लेकर आया हूं। नर्स ने कहा कि बोलकर चुप, झूठ बोलते हो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस बच्चे को, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारा बच्चा है। बोलकर ना ये मेरा नहीं है। नई प्रॉब्लम आ गई। जाना कहां चाह रहा था, पहुंच कहां गया, अब एक नया और ये। उसने कहा कि बोलकर चलो उस महिला से पूछते हैं, वही सच्चाई बताएगी। तो वार्ड में ले जाया गया। वार्ड में गया, वहां पूछा उस महिला से कि बोलकर बताओ बहन क्या यही तुम्हारे बच्चे के बाप हैं? अब पता नहीं वो महिला किस मूड में थी, उसने कह दिया बोलकर हाँ जी यही मेरे बच्चे का बाप है। अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, यस और नो? आवाज नहीं आ रही, यस और नो? जाना कहां चाह रहा था, पहुंच कहां गया? बात और बढ़ गई, बात और बढ़ गई। तो होटल प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को बुला लिया। जब पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि भाई डंडे वंडे मार के पूछेंगे। फिर भी जब कोई रिजल्ट नहीं निकला तो डॉक्टर ने कहा कि बोलकर देखो ऐसा है, अभी इसका डीएनए टेस्ट कर लेते हैं और डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि वाकई में ये इस बच्चे का बाप है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा तरीका है। टेस्ट हुआ। टेस्ट होने के बाद एक कोने में बैठा था, नर्स आई, हंसते हुए आई, बोलकर सर आप सही कह रहे थे, आप ईमानदार थे, वो लेडी झूठी थी, आपका बच्चा नहीं है। आपकी डीएनए रिपोर्ट में तो ये आया है कि आप कभी बाप ही नहीं बन सकते। अब वो बंदा एक कोने में तो बैठा ही था, ऐसे सर पकड़ के बैठ गया। पूरा हॉस्पिटल एकदम खुश, अरे हाँ ये आदमी सही था, ये औरत झूठ बोल रही थी। सारा हॉस्पिटल एकदम खुश हो गया। उस नर्स की नजर उस व्यक्ति पे पड़ी। नर्स आई, बोलकर सर अब तो ये क्लियर हो गया कि ये बच्चा आपका नहीं है, अब क्यों रो रहे हो? उस व्यक्ति ने क्या कहा, जानना चाहते हो? चाहते हो? ऐसे नहीं बताएंगे, चाहते हो? उसने कहा कि बोलकर मैडम मैं इस बात के लिए नहीं रो रहा कि ये बच्चा मेरा है कि नहीं है, मैं तो इस बात के लिए रो रहा हूं कि घर में जो 2 खेल रहे हैं वो किसके हैं। प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, लेकिन अगर आपका टास्क बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, तो फिर प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। दोस्त, जीवन में कभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन कभी भी उन प्रॉब्लम्स को मैंने देखा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन का काम किया। अगर हुआ तो ठीक, और नहीं तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बताई थी कि टाइगर वो प्रॉब्लम वहीं रहेगी, कट मार आगे बढ़, कट मार आगे बढ़। अरे जब तुम चलते चले जाओगे, एक दिन शिखर पर होंगे, उस मंजिल से देखोगे वो प्रॉब्लम आपको वहीं छोटी सी नजर आएगी और आप उस शिखर पर होंगे, लोग तालियां बजा रहे होंगे, सल्यूट कर रहे होंगे, और एक दिन आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। यस और नो? यस और नो? ढेर सारी बातें हैं करने को। दोस्त, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक काम जरूर कर लेना, बस एक हाथ अपने ऊपर वालों को और एक हाथ अपने नीचे वालों को, अपना एक हाथ अपने ऊपर वालों को और अपना एक हाथ अपने नीचे वालों को, एक अपलाइन को और एक डाउनलाइन को, बस दोनों हाथ थमा दो और जैसा जैसा वो कहें वैसा वैसा करते चले जाओ। आज जो दिन मेरी जिंदगी में आया है, कल वो आपकी जिंदगी में जरूर आएगा।
100% आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। साथियों, जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये भाग्य की बात है, किस्मत की बात है, पुण्य की बात है कि मुझे हिंदुस्तान जैसे देश में जन्म लेने का मौका मिला। कोई पुण्य ही रहा होगा जिसकी वजह से राजस्थान जैसी वीरों की धरती पर मुझे जन्म लेने का मौका मिला। अरे कोई ना कोई पुण्य ही रहा होगा जिसकी वजह से मुझे बांदीकुई जैसे खूबसूरत शहर में गुर्जर जाति में जन्म लेने का मौका मिला। अरे कोई ना कोई पुण्य रहा होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसे माँ बाप मिले। कोई ना कोई पुण्य रहा होगा जिसकी वजह से मुझे सेफ शॉप जैसी ग्रेट कंपनी मिली। अरे कोई ना कोई पुण्य तो जरूर रहा होगा जिसकी वजह से मुझे रॉयल ड्रीमर्स में काम करने का मौका मिला। अरे कोई ना कोई पुण्य तो जरूर रहा होगा मेरे दोस्त, रॉयल ड्रीमर्स में भी मुझे भगवान श्री सत्येंद्र प्रसाद सर की टीम में काम करने का मौका मिला। और कोई ना कोई पुण्य जरूर रहा होगा उसमें भी द ग्रेट लीजेंड अजय पंडित जी, राकेश प्रसाद जी और हमारे बाकी सारे अपलाइनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इतने सारे पुण्य का मुझे कुछ ना कुछ मिला। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इतने सारे पुण्य के एवज में अगर आज मुझे इतना कुछ दिया है और भगवान अगर तेरे पुण्य के घड़े में अगर रत्ती भर पुण्य बाकी है और उसकी एवज में अगर वो कुछ मुझे देना चाहे और मैं अगर उसकी एवज में कुछ मांगना चाहूं तो मेरे दोस्त सिर्फ मैं इतना चाहता हूं, इस हॉल में बैठा हुआ हर एक शख्स डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है और सिर्फ डायमंड है। यस और नो, यस और नो। अगर रत्ती भर भी पुण्य बाकी है तो सिर्फ आपकी डायमंडशिप मांगता हूं, लेकिन जिद चाहिए है, जोश चाहिए है। आज जो दिन मेरी जिंदगी में आया है वो कल आपकी जिंदगी में आए, ऐसी शुभकामनाएं मेरी, आप मेरी डायमंडशिप में आए, मेरे सेलिब्रेशन में आए। आप लोगों ने आकर जो 4 चांद लगाए हैं, इस खुशी में मैं सच कहूं हृदय से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं जरूर 4 लाइन कहना चाहूंगा। दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बहुत सारे लोग गारंटी मांगते हैं जबकि गारंटी खुद की भी नहीं है। वो लिखने वाला तो लिख सकता है, मुखराज जी कई बार कहते हैं ला स्टाम्प पेपर ला, मैं लिख के देता हूं, लेकिन तू दूसरा ये ला कि तू इसको पूरी करने के लिए तू खुद रहेगा। खुद का पता नहीं है। मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ तो इस दुनिया में रहता नहीं। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ तो इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ तो इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। अरे ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही ग्रेट सेलिब्रेशन में, किसी डायमंडशिप में, किसी प्रोग्राम में, किसी सेशन में। तब तक के लिए बस दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।